हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर नितेश पटेल। आपने मेरे इस चैनल पे विजिट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस वीडियो में जो है पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि पूरी पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोला जा सकता है, जिसका नाम प्रस्तावना है। आपको पता है कि प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलती है। प्रस्तावना को समझने में जो है समझने में कई सारी समस्या भी आती है हम लोगों को, कि प्रस्तावना के शब्द को समझना, और प्रस्तावना में बहुत कुछ हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग इस पे थोड़ा बहुत ध्यान कम देते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक पे जो है बहुत बारीकी से समझेंगे, और जितना मेरे पास नॉलेज है उन सभी नॉलेजों को मैं आप सभी को एकदम सिंपल वे में पेश करने का कोशिश करूँगा। सो आप लोग लास्ट में बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक बार सरस्वती माता का नाम लिया जाएगा, ताकि हम लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो। कोई भी चीज़ का, जब आप लोग भी कुछ चीज़ का तैयारी कर रहे हो, हम भी कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को सक्सेस जल्दी मिले, है ना। सो एक बार फिर से प्रणाम करते हैं इसको। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में, संविधान का प्रस्तावना। भैया संविधान का प्रस्तावना ही ना संविधान का ही एक तरह से अंग है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़रा देख लेते हैं कि संविधान का एक झलक देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का ऊपरी वाला पेज है, और एक तरह से कवर बोल सकते हो। कितना खूबसूरत है ना। इसको लिखने में बहुत बहुत समय लगा यहाँ तक पहुँचने में हमारे संविधान सभा सदस्यों के द्वारा, और हमारे लिए एक क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ी संपत्ति है हमारे देश के लिए। ये पेज एक तरह से मान के चलो। तो हम लोग लेकिन इस संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जरा प्रस्तावना का भी एक झलक देख लेते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा उस संविधान का प्रस्तावना का ये पेज है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप गूगल पे सर्च मार के इसको देख लेना। इसमें वो सारी चीज़ें प्रस्तावना लिखी गई है। आप पढ़े होंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, ये सारी चीज़ें इसी में लिखा गया है। तो अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो है प्रस्तावना को समझने का। तो जब हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, तो प्रस्तावना, अभी इसको देखना नहीं, मुझे सुनना है कि प्रस्तावना आखिर है क्या। देखो, प्रस्तावना, आपको पता है कि प्रस्तावना कोई भी चीज़ का एक सार तैयार करना होता है। सार मतलब कोई भी काम करते हैं उससे पहले जो भी हम नियम, वो जो भी कुछ सोचते हैं, वो एक तरह से प्रस्तावना है। मान के चलो कि आप कोई क्रिकेट खेल लो, राइट। आप क्रिकेट खेल रहे हो, और उस क्रिकेट को खेलने से पहले हम लोग ये नियम नहीं बनाते हैं कि देखो भाई, उस खेत में जाएगा तो आउट क्या लाओगे। हमारा उद्देश्य रहेगा किसी भी खेत में नहीं जाना, और किसी का भी फसल बर्बाद नहीं होना। अगर फसल बर्बाद होगा तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगा। सज़ा क्या मिलता है? आउट हो जाना। तो जो भी हम कोई भी गेम खेलते, कोई भी काम करते, उससे पहले हम भूमिका तैयार करते। जैसे हम खाना ही बनाते हैं, तो खाना बनाने से पहले जो है हम सब कुछ इकट्ठा करते, चावल इकट्ठा करते, पानी इकट्ठा करते, ये वो करते हैं। तो हम एक सार तैयार करते हैं, मतलब उसकी भूमिका को तैयार करते, उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। तो वही तो एक प्रस्तावना है। जैसे कोई अगर हम बुक भी लिखते हैं, तो उस बुक के पहले पेज पे ही हमें प्रस्तावना देखने को मिलता है। तो उस पेज पे यही लिखा रहता है कि इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, किस किस बिंदुओं पर फोकस किया गया है। तो प्रस्तावना एक तरह से कोई भी चीज़ का सार है। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपका 20 to 25% उस चीज़ का, जिस चीज़ का प्रस्तावना है, उसका समझ आ जाएगा कि अच्छा, ये चीज़ में ये बात होने वाली है। जैसे मान के चलो कोई बुक है, उसका प्रस्तावना आप पढ़ोगे, पहले पेज पे ही प्रस्तावना दिया रहता है। तो जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो उसमें पता आपको चल जाएगा, प्रस्तावना को पढ़ करके, कि इस बुक में क्या क्या दिया गया होगा और किन किन बातों पर चर्चा होगा। उसी तरीके से संविधान का भी प्रस्तावना में यही सब चीज़ बातें दी गई है कि हमारा संविधान में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिलेगा। वो चीज़ हम प्रस्तावना को जब पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाती है कि अच्छा, हमारे मूल संविधान में ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा। जैसे प्रस्तावना में दिया गया है न्याय देना, जैसे प्रस्तावना में दिया गया न्याय, समाजवादी, जैसे स्वतंत्रता दी गई, कई प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, ये सभी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रस्तावना में दी गई एक तरह से सार के रूप में, लेकिन इसका डिटेल वर्जन हमारे संविधान में दिया गया है। तो प्रस्तावना का मतलब सिंपल यही हुआ कि संविधान का ये एक सार है
क्या है, सार है, सारांश है। सारांश में पूरे संविधान का सारांश इसमें दिया गया है। दोस्तों जब हमारा संविधान जब बन रहा था, जब संविधान बनाने के बारे में हमारे संविधान सभा के सदस्य लोग सोच रहे थे, तो उन सभी लोगों के सामने ये एक प्रश्न उठा कि हमारा संविधान जो रहेगा, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या क्या रहेगा, यानी कि हम संविधान में किन किन बातों पर जोर डालेंगे, क्या क्या चीज़ उस पर लिखेंगे। ये सारा प्रश्न जो है संविधान सभा के सामने आया। तो संविधान सभा के सारे सदस्यों ने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है ये काम दिया गया कि आप जो है इसका सार तैयार करके लाइए। कहने का मतलब कि संविधान में हम क्या क्या चीज़ लिखेंगे, क्या क्या बिंदुओं बात करेंगे, ये काम आपको दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पे बहुत सारे काम किए, बहुत कठिन परिश्रम किए। तो फाइनली रूप से उन्होंने इसका एक खाका तैयार करके लाया कि हम जो है संविधान में ये पॉइंट पे बात करने वाले, लोगों को ये स्वतंत्रता देंगे, लोगों को न्याय देंगे, लोगों को ये चीज़ देंगे, लोगों को ये चीज़ देंगे, हमारे देश के नागरिकों को ये चीज़ देंगे। तो उन्होंने एक खाका तैयार करके संविधान सभा में पेश किया। क्या क्या संविधान सभा में पेश किया। तो उसी को संविधान सभा में जब पेश किया तो संविधान सभा में वो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से अपना दस्तावेज पेश किया, जिसे संविधान सभा ने बाद में इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो ये दिया गया था कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या क्या होगा। बाद में संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। हमने यही यहाँ पर लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन हमने इसके डिटेल वर्जन पे भी बात कर ही ली है कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का काम किसे दिया गया। और पहले प्रस्तावना नहीं, पहले उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता था। आप जब संविधान का जब वो कोई भी बुक पढ़ोगे तो भारत का संविधान नीचे में उद्देश्य का लिखा रहता है प्रस्तावना के नीचे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसे बाद में संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। तो कहीं कहीं हमें प्रस्तावना, कहीं कहीं हमें उद्देश्य का देखने को मिलती है। जरा हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो, देखिए इस फोटो में आपको दिख जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये जो है पेश कर रहे हैं अपना ये जो ड्राफ्ट जो तैयार किए गए थे ना, प्रस्तावना जो तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वो यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो इस फोटो को देखने से थोड़ा बहुत दिल में वो होता है कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं ना। तो प्रस्तावना का हम लोगों ने परिचय के बारे में बात कर लिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का सार है। और प्रस्तावना को जब हम पढ़ लेते हैं तो संविधान के बहुत कुछ के बारे में हमें पहले ही आइडिया मिल जाता है कि संविधान में ये बातें की गई होगी। दोस्तों प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत कुछ 2-3 पॉइंट है कि प्रस्तावना का विचार जो है ना अमेरिका से लिया गया था। मतलब कि संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से ये दिमाग में आइडिया आया होगा कि हमारे संविधान का भी एक प्रस्तावना रहना चाहिए। तो ये अमेरिका के संविधान में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा देखा गया, क्योंकि आपको पता है ना अमेरिका के संविधान 1789 ईस्वी के आसपास ही बन गया था, बहुत पुराना उसका संविधान है। तो अमेरिका के संविधान में हमें प्रस्तावना देखने को मिलता है। तो उसी से हमारे देश के संविधान सभाओं के सदस्यों के मन में ये विचार आया कि हमारे देश के संविधान का भी एक प्रस्तावना रहना चाहिए। तो विचार अमेरिका से लिया गया है और भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान देने में, इस पर ध्यान देना आपको। अब जो है हम लोग करेंगे क्या, और हाँ प्रस्तावना से रिलेटेड कई सारे कथन भी है। जैसे कई सारे महान पुरुष जिसको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में बहुत कुछ कहा है। जरा उसके कथन को देखते हैं, यानी क्या कहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। उसके बाद NK पालकी वाला ने कहा कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। और जन्मपत्री और जन्म कुंडली प्रस्तावना को संविधान का KM मुंशी ने किया। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कोर्ट के रूप में, यानी कि इसको जो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब जो है प्रस्तावना, हम जब प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं तो जरा इस पे विचार करना होगा कि प्रस्तावना संविधान के बारे में तो बहुत कुछ बताती है। तो हमें वही चीज़ देखना है कि आखिर प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है संविधान के बारे में, ठीक ना। तो आप जब इस चीज़ को देखोगे, पहला हमें प्रस्तावना हमें ये बताती है कि राष्ट्र की प्रकृति क्या बताती है, राष्ट्र की प्रकृति।
यानी कि हमारा देश जो है, इस देश की प्रकृति यानी हमारा देश किस तरीके से रहेगा, यानी हमारे देश में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, हमारा देश में क्या क्या चीज़ होगा। जब इसके डिटेल में जाएंगे तो हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन हमें ये पहले देखना है कि हमें प्रस्तावना हमें बताती है राष्ट्र की प्रकृति, राष्ट्र किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीज़ें भी हमें प्रस्तावना में बताती है। दूसरा हमें ये बताती है कि प्रस्तावना हमें ये बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा, संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा, यानी कि संविधान जो है लोगों, हमारे देश के नागरिकों को क्या क्या चीज़ प्रदान करेगा, क्या चीज़ नहीं प्रदान करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रस्तावना हमें बताती है। तीसरा हमें ये बताती है संविधान लागू होने की तिथि हमें बताती है। क्या बताती है? लागू होने की तिथि। हमें प्रस्तावना से ही जानकारी मिलता है कि संविधान कब लागू हुआ, कब बना, कब क्या हुआ। तो 3 चीज़ें हमें संविधान बताती है। पहला हमें बताती है संविधान लागू होने की तिथि, दूसरा बताती है राष्ट्र की प्रकृति, तीसरा बताती है उद्देश्य क्या क्या रहेंगे हमारे संविधान के। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं लागू होने की तिथि के बारे में कि हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ, नहीं हुआ। तो दोस्तों, संविधान जो हमारा देश का संविधान आपको पता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। और इसी दिन जो है कुछ आर्टिकल लागू किए गए थे हमारे देश को संचालित करने के लिए टेम्पोररी रूप में। लेकिन फाइनली जो है मतलब कि पूरे संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था पूरा संविधान। इस दिन हमारा देश क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र मतलब संविधान इस दिन बन के तैयार भी हो गया, संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया हमारे देश में। तो बना संविधान कब? संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन फाइनली रूप से पूरा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही कुछ आर्टिकल, इस दिन भी जो कुछ आर्टिकल लागू किए गए थे, लेकिन फाइनली रूप से पूरा आर्टिकल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अब आपको पता है कि राष्ट्र की प्रकृति भी हमें प्रस्तावना बताती है। तो क्या क्या बताती है? ये बताती है कि हमारा देश संप्रभु होगा। क्या होगा? संप्रभु होगा। हमारा देश समाजवादी होगा, हमारा देश पंथ निरपेक्ष रहेंगे, लोकतांत्रिक हमारा देश रहेगा, गणराज्य हमारा देश रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है राष्ट्र की प्रकृति में हमें बताया गया है कि हमारा देश संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। उद्देश्य क्या क्या बताते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या क्या रहेंगे? तो पहला ये उद्देश्य बताते हैं कि हमारा संविधान जो है देश के नागरिकों को न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, एकता बनाएगा लोगों में, अखंडता का भाव उत्पन्न रखेंगे, बंधुता का भाव उत्पन्न करेंगे हमारा संविधान। तो उद्देश्य में ये चीज़ बताते हैं। अब हम लोगों का काम क्या रहेगा कि हम लोगों का काम क्या है कि इन सभी वर्ड को जो है हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रस्तावना में जो चीज़ बात की गई है, क्या ये मूल संविधान में है कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, प्रस्तावना तो एक तरह से सार है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना का अगर न्याय देना है तो इसका मतलब है कि मूल संविधान में तो है ही, मूल संविधान में तो होगा ही। क्योंकि प्रस्तावना तो हमें यही नहीं बताती है कि संविधान में क्या क्या चीज़ होगा। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ प्रस्तावना उसका तो डिटेल वर्जन संविधान में हमें देखने को मिलेगा ही। तो ज़रा वो भी देख लेंगे कि क्या सही में जो प्रस्तावना में बात किया गया क्या वो मूल संविधान में है कि नहीं है। अब अपना लोग का काम क्या रहेगा? एक एक वर्ड को समझना। पहले हम लोग राष्ट्र की प्रकृति के बारे में समझते हैं कि राष्ट्र की प्रकृति में जो वर्ड है उसका मीनिंग समझते हैं। हम लोगों ने राष्ट्र की प्रकृति में हम लोगों ने पहला पढ़ा संप्रभु, कि हमारा देश संप्रभु होगा। दोस्तों, संप्रभु का मतलब होता है कि जब कोई भी देश अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कोई बाहरी देश इस पे हस्तक्षेप ना करे और बाहरी देश का कोई भी बोलबाला ना हो, तो इसे जो है संप्रभु कहा जाता है। संप्रभु मतलब कोई भी देश है वो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में निर्णय ना ले। जैसे मान के चलो कि हमारा देश कोई भी मान चलो योजनाएं पास कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है। आपको क्या लगता है कि जब ये योजना बन रहा होगा, जब ये योजना हमारे देश के सामने आ रही हो, जब ये योजना लागू हो रहा था, क्या कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप कर रहा था? क्या अमेरिका वाला हस्तक्षेप कर रहा था कि ये जो है योजना लागू नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा, उससे ये होगा? कहने का मतलब कोई बाहरी देश हस्तक्षेप किया क्या?
नहीं किया। ये उसी तरीक़ा से है जब आप अपने परिवार में अपना डिसीजन अगर खुद लेते हो, कोई बाहरी लोग आके आपके डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप संप्रभु हो। संप्रभु मतलब आप अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद ले सकते हो, कोई बाहरी प्रेशर इस पर नहीं है। तो संप्रभु का मतलब वही हुआ कि जब राष्ट्र अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तो उसे क्या कहेंगे? संप्रभु कहेंगे। अब आप लोगों ये मुझे बताना कि क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? क्या भारत अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेता है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ लेता है। लेता है क्यों? बाहरी लोग कोई हस्तक्षेप करता है? नहीं करता है, क्योंकि अब हमारा देश कहाँ पहुँच गया है, कोई बाहरी देश हस्तक्षेप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है दोस्तों। लेकिन एक बात है कि इस संप्रभु वर्ड पर जो है ना, मतलब कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इस पर थोड़ा बहुत डिबेट चलते रहता है। मतलब जब आप देखोगे ना WTO, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है व्यापार से रिलेटेड, जब आप इसे देखोगे तो ये कभी कभार हस्तक्षेप करता है। जैसे मान के चलो हमारी गवर्नमेंट जैसे किसानों को सब्सिडी देती है, तो WTO का कभी कभी मना करता है कि आप जो है किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते हो। तो इसके बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो अभी आपको दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है कि संप्रभु का क्या मतलब हुआ और हमारा देश एक तरह से संप्रभु राष्ट्र है। अगला है समाजवादी। समाजवादी का तात्पर्य क्या हुआ? समाजवादी का मतलब हुआ कि कोई भी एक देश है, अगर उस देश के अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल रहे, सरकार मतलब जनता का कंट्रोल रहे, कोई मतलब कि निजी व्यक्ति के हाथ में जो है हमारा देश का अर्थव्यवस्था नहीं रहे, तो उसे समाजवादी कहेंगे। समाजवादी का संबंध अर्थव्यवस्था से है कि जब अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होगा तो उसे समाजवादी कहा जाएगा। यानी समाज के अर्थव्यवस्था पर जब सरकार का नियंत्रण रहे तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जो ये सुनिश्चित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होगा। समाजवादी का जो एक तरह से ये शब्द, ये जो ख्याल है, ये सबसे पहले लेनिन के दिमाग में आया था। किसके दिमाग में आया था? लेनिन के दिमाग में। तो इसलिए इसे जनक माना जाता है। और दोस्तों समाजवादी शब्द जो है ये तो हमारे प्रस्तावना में है। तो प्रस्तावना जब बन रहा था ना, यानी कि स्टार्टिंग में ये शब्द जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो ये सवाल पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कोई एग्जाम में, कि समाजवादी शब्द को जो है कौन से संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो वो क्या है? 42वें संशोधन के द्वारा। समाजवादी से ही कुछ रिलेटेड कुछ अन्य विचारधारा भी है, जैसे आप सुने होंगे पूंजीवादी, मार्क्सवादी। पूंजीवादी की जनक जॉन लॉक है और मार्क्सवादी की जनक है कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी ये कहता है कि अर्थव्यवस्था पर कोई निजी व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए। किसका होना चाहिए? निजी व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए। और डिमांड और सप्लाई के माध्यम से जो है उस देश की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग कहते हैं। क्या लेकिन हमारे संविधान के प्रस्ताव में क्या पूंजीवादी है? नहीं है। हमारे देश के संविधान में समाजवादी है। इसका मतलब है कि सरकार का नियंत्रण रहेगा। अभी है भी सरकार का नियंत्रण, क्या पूंजीपति के हाथ में है? क्या नहीं है। अगला विचारधारा मार्क्सवादी ये कहता है कि अगर मार्क्सवादी थोड़ा सा हिंसात्मक प्रवृत्ति के है। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो करो क्या, आप लोग उससे ज़बरदस्ती छीन लो और अपने में बांट लो। तो क्या मार्क्सवादी एक अच्छी विचारधारा है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंसात्मक को सपोर्ट करती है। तो हिंसात्मक हमें नहीं चाहिए। हमारे देश के संविधान में समाजवादी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी विचारधारा है। अगला है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि किसी भी धर्म से ना जुड़ कर रहना। जैसे मान के चलो कि कोई एक देश है, वो देश कोई भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए सारे धर्म इक्वल है, कोई एक विशेष धर्म पे वो जोर नहीं देता है। क्या हमारा देश में, आप लोग बताओ, क्या हमारे देश में कोई नियम, कोई योजना वगैरह सब बनती है तो क्या वो कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बनता है? कि ये जो है, ये जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का जो लाभ जो है हिंदू लोग को मिलेगा, मुसलमान भाइयों लोग को नहीं मिलेगा, ईसाई भाई लोग को नहीं मिलेगा, क्या ऐसा है हमारे देश में? तो नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ है कि कोई धर्म को नहीं मानना है। अगर आप मान रहे हो तो सभी धर्म को मान रहे हो, लेकिन कोई एक विशेष धर्म पर जोर नहीं डालना है। तो पंथ निरपेक्ष का वही मतलब हुआ कि पंथ निरपेक्ष शब्द हमें यह बताती है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी विशेष धर्म के साथ नहीं झुकेगा। मतलब कि कोई एक विशेष धर्म के साथ ये नहीं रहता है, इसके लिए सारा
धर्म इक्वल है। अब आप बताओ कि क्या हमारा भारत जो है, क्या भारत हमारा पंथ निरपेक्ष देश है क्या? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि हमारा भी देश कोई एक विशेष धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हमारे देश के लिए सारे धर्म इक्वल है, तो पंथ निरपेक्ष हमारा देश है। हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष। तो बताओ, ये राष्ट्र की प्रकृति ही ना बता रही है, यानी कि हमारे देश, यानी कि ये राष्ट्र की भावना को ही ना बता रही है। प्रकृति मतलब कि किस टाइप से है। तो हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जो कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में ये बात कही गई है। पंथ निरपेक्ष के बारे में क्लियर। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ जनता का शासन। जनता का शासन, जैसे जिस देश में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है और सरकार जो है जनता के लिए काम करेगी और जनता के प्रति झुकी रहेगी, तो उस देश को लोकतांत्रिक देश बोला जाएगा। जैसे अगर आप भारत के संदर्भ में देखोगे तो क्या आप बताओ, भारत में जो है सरकार का चुनाव क्या जनता के द्वारा होता है ना? आप बोलोगे जी बिल्कुल होता है। क्या जनता के लिए सरकार काम करती है? जी बिल्कुल करती है। जनता के प्रति जिम्मेवारी रहती है ना? तो रहती है। तो इसका मतलब है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि लोकतंत्र का मतलब हुआ कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन हो, तो उसे लोकतांत्रिक देश बोला जाएगा। और ये लाइन जो है लोकतांत्रिक का, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। तो लोकतांत्रिक मतलब जहाँ जिस देश में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है और सरकार जो है जनता के लिए काम करती है, तो उसे लोकतांत्रिक देश बोला जाता है। तो भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। आगे है गणराज। गणराज का मतलब हुआ कि जहाँ देश का प्रमुख जो है ना निर्वाचित, जिस देश का प्रमुख निर्वाचित हो, मतलब प्रमुख मतलब राष्ट्रपति। कोई भी देश है उस देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कोई देश का नहीं, सभी देश का प्रमुख जो है राष्ट्रपति ही होता है। तो मान के चलो जिस देश का राष्ट्रपति जो है ना वो निर्वाचित हो, कहने का मतलब उसको चुना जाए, उसको क्या किया जाए? चुना जाए। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये चुना जाए। ये वंशानुगत ना हो, क्या नहीं हो? वंशानुगत नहीं हो, मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना हो। जैसे हमारे देश में देखोगे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो हमारा देश गणराज्य है। गणराज्य मतलब क्यों गणराज्य है? क्योंकि हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति जो है उसको निर्वाचित करते हैं। ऐसा नहीं ना है कि उसका बेटा बन रहा है, उसका बेटा, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी है, क्या द्रौपदी मुर्मू जी का बेटा ही अगला बार राष्ट्रपति बनेगा? तो नहीं बनेगा, उसका भी चुनाव होगा। तो गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि जहाँ देश का प्रमुख निर्वाचित हो तो उसे गणराज्य बोलेंगे। आप भारत के संदर्भ में जब देखोगे तो भारत लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य, यानी कि भारत में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसका मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और भारत एक गणराज्य देश भी है। लेकिन दोस्तों जब आप ब्रिटेन को देखोगे, जब आप ब्रिटेन को देखोगे ना, तो ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश तो है। ब्रिटेन जो है ये एक लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन ये गणराज्य नहीं है। क्या नहीं है? गणराज्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रमुख का जो है चुनाव नहीं होता। यहाँ वंशानुगत तरीके से आता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पद पे बैठते हैं। तो गणराज्य का मतलब भी समझ में आ गया। अब आपको पता है कि हमारे प्रस्तावना में जो है ना उद्देश्य दिया गया था। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो राष्ट्र की प्रकृति पढ़ रहे थे कि हमारा राष्ट्र कैसा होगा। हमारा राष्ट्र संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। लेकिन अब संविधान के जो है ना प्रस्तावना के कुछ उद्देश्य भी थे। अब हम उस उद्देश्य पे बात करेंगे कि जो उद्देश्य है संविधान का, जो उद्देश्य है कि संविधान हमारे देश के नागरिकों को ये चीज़ प्रदान करेंगे, तो क्या क्या चीज़ प्रदान करेंगे, इसके उद्देश्य पे बात करते हैं। पहला उद्देश्य है न्याय देना है, मतलब हमारे देश के नागरिकों को न्याय देना है। न्याय का मतलब क्या हुआ कि सभी व्यक्तियों के साथ समान भेदभाव किया जाए। भेदभाव नहीं, समान व्यवहार किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों के साथ हमारे देश के संविधान जो है वो समान व्यवहार करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। मान के चलो कि हमारा देश में अगर कोई भी चीज़, जैसे मान के चलो ये पेन ही सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये पेन समाज के सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा, कोई विशेष व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और भेदभाव कोई नहीं किया जाएगा, तो उसे ही न्याय बोला जाता है। न्याय मतलब क्या हुआ? जैसे होता है, जैसे आप अपने दोस्त में चॉकलेट खा रहे हो और आपका दोस्त आपको चॉकलेट नहीं देता, बोलते हो मेरे साथ तुम अन्याय कर दिया है। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ भेदभाव कर दिया। तो न्याय का मतलब हुआ कि समान व्यवहार। न्याय का मतलब क्या हुआ? समान व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं किया जाना।
तो जरा हम देखते हैं कि क्या हमारे संविधान में, प्रस्तावना में तो न्याय बात किया गया, न्याय की बात की गई कि हमारा संविधान जो है न्याय देगा नागरिकों को। तो क्या संविधान में इससे रिलेटेड कुछ काम किया गया है? क्या किया गया है? जब आप देखोगे आर्टिकल नंबर 17 को, देखो सामाजिक न्याय, आर्टिकल नंबर जब 17 को देखोगे तो 17 में कहा गया अस्पृश्यता का निवारण। कहने का मतलब कि हमारे देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया। अस्पृश्यता मतलब भेदभाव, हमारे देश के नागरिकों के बीच भेदभाव का भावना नहीं रहेगा। ये आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया, अनुच्छेद 17 में, मूल संविधान में। तो इसका मतलब है कि जी बिल्कुल हमारा मूल संविधान भी जो है बात करता है न्याय का। आर्टिकल नंबर 17 सामाजिक न्याय की बात करता है, क्योंकि समाज में भेदभाव नहीं होगा तो सामाजिक न्याय ही ना होगा एक तरह से। उसके बाद आर्टिकल नंबर 23 को जब देखोगे तो इसका आर्टिकल नंबर 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार एवं मानव का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, यानी कि मानव के साथ ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हो, उस पर उसको जो है कम मजदूरी देकर ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो। तो एक तरह से सामाजिक न्याय है। आर्टिकल नंबर जब 24 में देखोगे तो ये बाल श्रम, यानी कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हो। आर्टिकल नंबर 15 में शिक्षण संस्थान में कुछ विशेष प्रावधान किया गया। आर्टिकल नंबर 16 में किया गया है कि नौकरी में विशेष प्रावधान किया जाएगा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो ये तमाम सारी बातें मूल संविधान में भी कही गई है और प्रस्तावना में भी जो न्याय की बात कही गई। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में न्याय का बात किया गया, इसका मतलब है कि संविधान में भी न्याय शब्द, न्याय पे काम किया गया। ये सारे आर्टिकल सामाजिक न्याय से रिलेटेड है। जब आर्थिक न्याय को देखोगे तो 39, जब आर्टिकल नंबर 39B आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। समान वितरण मैंने वही ना बताया अभी कि पेन का अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर पेन का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जैसे पीडीएस सिस्टम, जैसे कोटा में चावल गेहूँ मिलता है, तो क्या सभी के साथ सबको बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या वो आर्थिक न्याय है कि नहीं? सभी के साथ आर्थिक न्याय समान, मतलब समान आर्थिक न्याय कर रहा है। चलो, राजनीतिक न्याय 326 का आर्टिकल नंबर 326 में राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो मतलब हम लोगों ने न्याय के शब्द के बारे में भी जान लिया, न्याय मतलब क्या होता है, और क्या हम लोगों ने देख लिया कि प्रस्तावना में न्याय शब्द दिया गया है। तो क्या सिर्फ प्रस्तावना में ही दिया गया है? नहीं, ये मूल संविधान में भी दिया गया है, क्योंकि प्रस्तावना तो हमें एक तरह से इंट्रो करवाती है ना मूल संविधान से। तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जब न्याय की बात की गई है तो मूल संविधान में भी बात की गई। उसका प्रूव्ड क्या है? आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 23, 24, 15, 16, 39, 39, आर्टिकल नंबर 326। न्याय के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता। कि हमारा संविधान जो है नागरिकों को स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी। स्वतंत्रता मतलब कोई भी काम है उस काम में हमारा देश जो है उस पर बाधा नहीं डालेगी। कौन कौन से स्वतंत्रता प्रदान की गई? जैसे विचार, हम विचार कर सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब हम भाषण दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं जो गलत काम कर रहा है। इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत ना हम कोई भी नेता वगैरह सबके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, सरकार हम पे एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा, तो क्यों लेगी? उसके बाद हम विश्वास कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। धर्म मतलब कि धर्म संबंधी जितना भी स्वतंत्रता, जैसे हम धर्म को मान सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उपासना मतलब पूजा संबंधी, क्या आपको कोई पूजा संबंधी रोक टोक लगाता है कि फलना मैया का पूजा नहीं करना आपको? क्यों नहीं रोक टोक लगाता है? क्योंकि संविधान में ये स्वतंत्रता हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। जब आप इसका प्रूफ देखोगे कि क्या ये सही में स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, तो जब आप आर्टिकल नंबर 19 से 22 पढ़ोगे और आर्टिकल नंबर 25 से 28 पढ़ोगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पर जो 19 से 22 में बहुत कुछ, ये सारे स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाएगी। अभिव्यक्ति, विश्वास, ये सारे स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल नंबर 19 से 22 में देखने को मिलेगी। इन सभी आर्टिकल पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा वो सारांश में जान लेते हैं। आगे है समानता। समानता का मतलब हुआ कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ समान होना चाहिए। समान मतलब कोई एक तरह से समझ लो कि उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो हमारे संविधान में 2 प्रकार की समानता की बात की गई। एक की गई है प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता मतलब कि जो व्यक्ति जितना कैपेबल रहेगा, जितना उसकी एजुकेशन में क्वालिटी रहेगी, उसको उस लेवल का पद दिया जाएगा। जैसे आप देखोगे कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें ग्रेजुएशन का रखा जाता है ना, तो एक तरह से प्रतिष्ठा दिया जाता है। प्रतिष्ठा को उसका प्रतिष्ठा में समानता दिया जाता है उसकी योग्यता के आधार पर। अब बताओ कि कोई व्यक्ति मैट्रिक किया है, कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन किया है, अब मैट्रिक वाले को भी वही मिल रहा है, ग्रेजुएशन वाले को भी वही मिल रहा है, तो क्या एक समानता दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। तो वो प्रतिष्ठा की समानता के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब सभी लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे आर्टिकल नंबर जब 15 में पढ़ोगे ना तो इसमें दिया गया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया गया। जो निचले तबके के व्यक्ति है ना उसको कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है। जैसे आप रिजर्वेशन नहीं पढ़ते हो, जैसे कि ओबीसी को इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए
इतना परसेंट ही मार्क्स चाहिए, और लेकिन जनरल वाले को इतना परसेंट मार्क्स चाहिए। क्यों? क्योंकि ओबीसी थोड़ा पिछड़ा रहता है जनरल से। तो इसका मतलब है कि इसको भी जो है शिक्षण संस्थान में आगे डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। और ये आरक्षण की बात समानता के अंतर्गत की गई, जो कि हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है। तो समझ में आ गया, समानता मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं। समानता दो प्रकार की प्रस्तावना बात की गई, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। योग्यता के आधार पर जब महत्व देगा तो वो प्रतिष्ठा की समानता हो जाएगी, और अवसर मतलब सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, यानी कि सभी को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उसे अवसर की समानता कहा जाएगा। आगे है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द हमें प्रस्तावना में हमें ये बताती है कि हमारे देश के नागरिकों के बीच सद्भाव, सहयोग और भाईचारे का विकास करेगा हमारा संविधान। मतलब कि संविधान कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे देश के नागरिकों के बीच जो है सद्भाव, कहने का मतलब अच्छा भाव जो है वो कम हो जाएगा, और सहयोग को बढ़ावा नहीं मिलेगा, भाईचारे का विकास नहीं होगा। यानी कि हमारा संविधान ऐसी काम करेगी, ऐसी समाज में नियम व कायदे संविधान द्वारा लागू किए जाएंगे जिससे हमारे देश के लोगों के बीच सद्भाव का भावना उत्पन्न होगा, सहयोग का भावना उत्पन्न होगा, और भाईचारे का विकास होगा। तो ये बंधुत्व शब्द हमें ये बताती है। अगला है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि नागरिकों को सम्मानपूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक समान अधिकारों के साथ जीवन जीने, यानी कि संविधान जो हमारे देश के नागरिकों को कुछ ऐसा प्रावधान देगा जिससे वे स्वतंत्र तरीके से जी पाएंगे और एकदम गरिमा के साथ जिएंगे कि यस, हमें ये अधिकार दिया गया और हम इस अधिकार के साथ जिएंगे, कोई इस पर रोक टोक नहीं है। जब आप इसको देखोगे कि क्या मूल संविधान में है, जब आर्टिकल नंबर 19 में बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता की बात की गई, जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई, सभा बुलाने की स्वतंत्रता, संगठन बुलाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता बात की गई आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का निवारण। कहने का मतलब है इस आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफली अभी जाना है। तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि संविधान हमें ऐसा अधिकार देंगे जिससे हम स्वतंत्र पूर्वक जी पाएंगे। देखो, स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड है, और हम सम्मान पूर्वक जिएंगे। अस्पृश्यता का मतलब सम्मान पूर्वक, यानी कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा तो हम सम्मान से जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो यही हुआ व्यक्ति की गरिमा, यानी कि संविधान हमें ऐसे अधिकार देंगे जिससे भी हम स्वतंत्र पूर्वक जी पाएंगे और क्या बोलते हैं, गरिमा के साथ जिएंगे। तो ये था व्यक्ति की गरिमा। अगला है एकता। अगला उद्देश्य क्या है? एकता है कि संविधान जो है हमारे देश के लोगों के बीच एकता डेवलप करेंगे। मतलब कि ऐसा प्रावधान रहेगा हमारे संविधान में जिससे देश के नागरिकों के बीच क्या होगा, एकता आएगी। क्या आएगा? एकता। एकता का तात्पर्य हुआ कि एकता एक मनोवैज्ञानिक लगाव है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना को बढ़ाता है। एकता मतलब यूनिटी, मतलब कि एकता जो है हमारे, जब कोई भी देश में एकता पे काम करेगी तो इसका मतलब है कि उस देश के नागरिकों के बीच एक मनोवैज्ञानिक यानी कि भावनात्मक रूप से सभी एक रहेगा, उसे यूनिटी कहेगा। आप देखे होंगे कि हमारे देश में सभी नागरिकों को लगता है हम एक देश के नागरिक है और हम में यूनिटी है। जैसा अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हो रहा था, तो हम सारे इंडिया की जनता जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ बोलने लगे थे कि उसे मार देना चाहिए, उसका विनाश कर, उसका नक्शा पे से मतलब उसका निशान मिट जाना चाहिए। तो एक तरह से एकता है हमारे देश में। कोई भी चीज़ जैसे हम पाकिस्तान के प्रति जो है हम अपने देश का एकता दिखाए, तो ये एक मनोवैज्ञानिक लगाव, मतलब भावनात्मक एक लगाव है ना। तो एकता वही हमें बताती है। अखंडता बताती है। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर ध्यान देती है कि भारत का क्षेत्र या उसका भूभाग उससे अलग नहीं, मतलब कि ये है अखंडता। अखंडता मतलब है कि ये जो है ना, ये हमारे देश से रिलेटेड, हमारे देश की भूमि से रिलेटेड है। मान के चलो कि कल कोई देश आके बोल दे कि इस देश का ये जो एरिया, जैसे जम्मू कश्मीर हमारा, जैसे चाइना बोल दे कि जम्मू कश्मीर हमारा है, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोगों के बीच अखंडता का भी भाव उत्पन्न करके रखा, अल्ट्रा लेवल का अखंडता का भाव है। अगर कल को दिन बोल देगा कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान जैसे कश्मीर बोल देगा मेरा है, तो हम सभी लोग जाके वहाँ पे लड़ाई करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है अखंडता का भाव है, जो कि हमारा संविधान डेवलप किया है। तो संविधान का उद्देश्य आपको पता चल गया और हम लोगों ने सारे चीज़ का मीनिंग भी समझ लिया है कि क्या चीज़ कैसे है, नहीं है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में समझ में आया होगा। अब आगे जो है हमें ये जानना होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखो दोस्तों, ये लाइन जो है ना, आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं।
मुझे ये इतना पता है कि इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं और इसको सिर्फ रट लेते हैं कि ये केस में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया है। लेकिन मेन चीज़ अगर देखा जाए, इसके मूल भाव को देखा जाए कि क्या कहना चाह रही है, वो बहुत कम स्टूडेंट समझते हैं। और मुझे ऐसा उम्मीद है अगर आप एक बार इसे देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम पहले ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग माना गया है। जी बिल्कुल, प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन ये तुरंत नहीं मान लिया गया। जब प्रस्तावना बनाया गया था उसी समय संविधान का अंग नहीं माना गया था, बहुत सारा समय लगा था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के द्वारा जो कुछ केस उसके सामने आया और उस केस के माध्यम से जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। पहला केस था उसके सामने AK गोपालन वाद। इस वाद में भी जो है ना नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। दूसरा बेरुवारी वाद, इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। दोस्तों ये सारे केस हैं, इस केस के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो। आप कहीं भी यूट्यूब गूगल कहीं भी करके इस केस के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। और ये सारे केस जो है ना वही प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं वही से रिलेटेड है। ये 2 केस है, इसमें नहीं माना। लेकिन तीसरा अगर देखोगे, जैसे बेरुवारी केशवानंदा भारती केशवानंदा केस में जब आप देखोगे तो इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। कौन मान लिया? सुप्रीम कोर्ट ने माना। और SR बम्बई वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। अगर जब आपने तो ये जान लिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और प्रस्तावना जैसे बना तभी ही संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसको कई सारे केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना। अब सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है मानने के बाद। देखो इसका बहुत फ़ायदा है दोस्तों। मान के चलो कि सरकार कोई भी नियम लाना चाहती है। जैसे हमारे देश में सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में जो है लोगों के साथ भेदभाव जो है वो हो सकता है। भेदभाव मतलब छुआछूत भेदभाव कह सकते हो या छुआछूत हो सकता है। कुछ ऐसा हम कानून लाते हैं जिस पे मतलब कि हमारे द्वारा जो इस पर कोई रोक टोक नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, छुआछूत कर सकती है। सरकार ऐसा नियम लाना चाहती है। मान के चलो मोदी जी ये लाना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन एग्जाम्पल तो आप समझते हैं। मान के चलो मोदी जी ऐसा लाना चाहता है कि हमारे देश में जो है ना छुआछूत कर सकता है लोग, कोई रोक टोक मतलब हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब आप बताओ, क्या प्रस्तावना में ये बात कही गई है कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा? प्रस्तावना में नहीं बात किया। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय था ना न्याय में बात किया गया था कि कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रस्तावना में लिखा गया था। दोस्तों यही समझना है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं रहता ना तो सरकार इस पे कुछ कर सकती थी। लेकिन प्रस्तावना को जैसे ही संविधान का अंग मान लिया, जैसे 1973 इसमें माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग मान लिया। तो इसका मतलब है कि अब सरकार जो भी चीज़ करेगी, जो भी संशोधन करेगी, वो एक बार प्रस्तावना के अनुसार करेगी। जैसे हमारा सरकार अगर लाना चाहती है कि भेदभाव हो सकता है, तो ये भेदभाव लाने वाला कानून नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि प्रस्तावना में ये बात किया गया है कि लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय था और सामाजिक न्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। अगर कुछ ऐसा सरकार नियम लाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस नियम को क्या करेगी? रद्द कर देगी। क्या कर देगी? इसको रद्द कर देगी। आपको पता है ना कि संविधान का यानी कि हमारे देश के संविधान का जो है सुरक्षा का काम जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यानी कि कोई भी ऐसा नियम अगर सरकार लाएगी जो संविधान के विरुद्ध होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी। तो इस पूरी चीज़ का सार हमें यही पता चलता है कि इसका मतलब यही हमको 2-3 चीज़ पे जानना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। जी बिल्कुल है। और इसको तुरंत मान लिया गया था? नहीं माना गया था। इसको तीसरा केस में केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य में जो है इसे माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।
और हम लोगों ने पढ़ा कि इसका फ़ायदा क्या रहेगा, यानी कि फ़ायदा ये है कि सरकार अगर कोई भी संशोधन करना चाहती है, मूल संविधान में कोई भी संशोधन करेगी तो वो प्रस्तावना को देख कर करेगी। और प्रस्तावना में दोस्तों कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, प्रस्तावना में कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जो हमारे लिए दुखदायी साबित हो। हमारे जो भी प्रस्तावना बात की वो हमारे फेवर में ही बात कर रही है। तो सरकार, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सरकार अपने मनमाने तरीके से इस प्रस्तावना के विरुद्ध जो है कोई भी संशोधन नहीं करेगी। अगर संशोधन करेगी, कोई भी ऐसा कानून लाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगी। तो ये रहा प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा डिटेल वर्जन। मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ इसमें बताया हूँ और बहुत कुछ इसमें आप लोगों को समझ भी आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फालतू चीज़ है नहीं, है ना। सो आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, मतलब कि जो भी पढ़ाते, जो भी यूट्यूब पे काम करते वो तो बोलता है लाइक कर देना। तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर समय मिले तो, उसके बाद हो सकता है तो शेयर भी कर देना। और इतना काम अगर करोगे तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नया चीज़ लेके आऊँगा और आपके प्रति मेरे फेस से ऐसा कुछ स्माइल निकलेगा अगर आप ये तीनों काम कर दोगे तो। थैंक यू। मुझे ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, आप भी पढ़ाई कीजिए, हम भी पढ़ाई करते हैं, सभी मिल के कुछ अच्छा जीवन में करते हैं। थैंक यू मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।